हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 17 सब्जेक्ट सोशल साइंस, क्लास 10 गुजरात बोर्ड्स। इस चैप्टर को हमने शॉर्ट में किया है, शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए हैं। उसी बेस पे हम चैप्टर को समरी पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस इस चैप्टर का नाम है। अगर हम लोग इस चैप्टर को समझें तो हमारे देश में जो भी आर्थिक प्रॉब्लम है और चैलेंजेस, वो आर्थिक प्रॉब्लम्स जो सिचुएशंस हैं हमारी, जो हमारी समस्याएं हैं, वो हम क्यों फेस कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इकोनॉमिक को बढ़ने नहीं दे रही हैं। दो मेजर पॉइंट्स हैं, एक है हमारा पावर्टी, दूसरा है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर में हम लोग दो मेन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, पावर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लेट्स स्टार्ट नाउ। पॉइंट नंबर 1, Indian economy experienced many serious problems such as poverty, unemployment, price rise, population increase। हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत सारी प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रही है। उनमें से कुछ मेजर प्रॉब्लम हैं हमारे देश की गरीबी, पॉवर्टी, बेरोजगारी, प्राइस राइज एंड पॉपुलेशन, जनसंख्या। नाउ अनदर पॉइंट, a large number of people are deprived of satisfying their basic and essential requirement of the life such as food, cloth, shelter, education and health services। अब हमारे देश के अंदर देखा जाए तो हमारी देश की आधे से ज़्यादा आबादी जो है, जनसंख्या जो है, अपनी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं एक लाइफ जीने के लिए, जैसे खाना, कपड़े, घर, पढ़ाई और सेहत के लिए जुड़ी जो भी सर्विसेज हैं जैसे मेडिकल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें भी वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो जो परिवार या जो इंसान इस सिचुएशन से पास होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव पावर्टी। यानी एक ऐसा पर्सन या ऐसा परिवार जो इन सब चीज़ों को खरीद नहीं सकता है नीचे से नीचे कीमत पर भी, उसको हम कॉम्प्रिहेंसिव पावर्टी में गिनते हैं। और ऐसे लोगों को हम कहते हैं पुअर, यानी गरीब। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक देखा जाए तो इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। उसी तरह से वर्ल्ड बैंक में भी एक ब्रांच है जो पूरे विश्व में गरीबी की जो है वो रिकॉर्ड डेटा रखती है। अब यही वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले तो डिसाइड किया गरीबी रेखा को, यानी किन लोगों को हम गरीबी रेखा के अंदर कंसीडर करेंगे, काउंट करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये पॉइंट रखा कि जो भी पर्सन अगर दिन में, यानी एक दिन में काम करने के बाद अगर वो $1.90 यानी तकरीबन इंडियन रुपीस में आपका 100 रुपये के आसपास हुआ, ये 2012 का डेटा है, और डॉलर का जो रेट है वो 2008 के हिसाब से लिया गया है। उस टाइम पे डॉलर का जो रेट था नियरली अबाउट आपका 45 रुपीज़ के आसपास था। सो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा तकरीबन होता है 85 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। राउंड फिगर कर लेते हैं तो 90 रुपीज़ होता है हमारा। तो अगर हम माने तो 2012 में डॉलर का रेट अगर हम 40 रुपीज़ अगर मानते हैं तो दिन में अगर एक इंसान 90 रुपये से ज़्यादा कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा के ऊपर माना जाएगा। अगर 90 रुपये से कम वो अगर 85 रुपीज़ अगर कमा रहा है तो वो हमारा पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। अब जब वर्ल्ड बैंक ने इस क्राइटेरिया को रखते हुए रिपोर्ट तैयार करी तो उन्होंने इंडिया का डाटा शो किया। उस वक्त जो उन्होंने शो किया कि देख 2010 में हमारी देश की आबादी थी 121 करोड़, उसमें से तकरीबन 32.7% लोग ऐसे थे जो 90 रुपये भी दिन का नहीं कमा पा रहे थे। सो इस हिसाब से अगर वो फिगर को कैलकुलेट किया जाए तो हमारा जो देश की टोटल आबादी 121 करोड़ में से अगर काउंट किया जाए तो 45.6 करोड़ लोग ऐसे थे जो दिन का 90 रुपये से भी नहीं कमा पा रहे थे। इसका सीधा सा मतलब देखा जाए तो 45 करोड़, तकरीबन 45.5 करोड़ लोग जो थे हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सो आफ्टर दैट जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हेल्थ का रिकॉर्ड रखती है। WHO का जो फुल फॉर्म है वो है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने गरीबी रेखा को कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक फैक्टर, सर्टेन फैक्टर्स
उन्होंने सामने रखे। हमने पहले 5 फैक्टर्स को जो पढ़ा है और ये माना है कि इंसान जो है, एक पर्सन जो है, वो अपनी किन किन मेन चीज़ों पे सबसे पहले पैसा खर्चा करता है। अब वो खर्चा है हमारा फूड, क्लोथिंग, एकोमोडेशन मतलब रहने की जगह, फिर बच्चों की पढ़ाई, उनकी हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर साफ पीने की सहूलियत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी अगर देखा जाए तो घर में टॉयलेट है, घर में बाथरूम होना चाहिए, ये सैनिटेशन फैसिलिटी है। उस परिवार के घर में ना तो बाथरूम की फैसिलिटी है ना तो टॉयलेट की फैसिलिटी है। सो नाउ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज को कंसिडर किया जाए तो जब वो पर्सन अपने काम पे जाता है तो उसके पास ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए ताकि वो आराम से कम पैसे में अपनी काम की जगह पहुंच सकें। वो भी उसको अवेल नहीं हो पाती है तो उसको लंबा जाना पड़ता है। साथ साथ में एरिड इनकम, एरिड इनकम देखा जाए तो बहुत ही कम आमदनी, ज़रूरत से भी कम आमदनी। और लास्ट में जो हमारा है इनटेक ऑफ कैलोरी, कैलोरी का अगर कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे अगर आप समझें तो कैलोरी का हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि दिन में जो पर्सन फूड को जो इनटेक करता है वो कितना हेल्दी है। सो ये हमारा कैलोरीज पे डिफर करता है कि पर्सन कितना हेल्दी फूड को इनटेक कर रहा है। सो वो जितना कैलोरी वाला खाना खाएगा उतना ही ज़्यादा वो हेल्दी रहेगा, और हेल्दी अगर रहेगा तो वो अपना एजुकेशन पे भी ध्यान दे पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा, ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। अगर कैलोरी वो कम इनटेक कर रहा है तो उसके बदन कमज़ोर होगा, सही तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा। अगर कोई भी पर्सन ये सब फैक्टर्स को अगर वो अवेल नहीं कर पा रहा है तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ही लो है, यानी अच्छा नहीं है। सो जब पर्सन ये सारे फैक्टर्स को अगर वो एफर्ट नहीं कर पाता है तो उस पर्सन को हम पॉवर्टी लाइन के नीचे यानी गरीबी रेखा के नीचे हम लोग उसको मानेंगे। नाउ अब यहाँ पे आपको तो बता दिया कि गरीबी रेखा को चेक करने के लिए, गरीबी रेखा को अगर एक डेफिनेशन दे दिए, किसी भी आपको एक्सप्लेन करना हो कि व्हाट इज़ पॉवर्टी लाइन, तो आप इन सारे 9 फैक्टर्स को सामने रखेंगे। मेजर फैक्टर्स आपका है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन एंड मेडिकल, ये मेजर फैक्टर्स हैं। उसके साथ में जो रिमेनिंग 4 फैक्टर्स जो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सैनिटेशन फैसिलिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गया, फिर आपका क्लीन ड्रिंकिंग फैसिलिटी हो गया, ये 9 चीज़ें अगर वो नहीं हैं उसके पास तो हम उस पर्सन को गरीबी रेखा के नीचे मानेंगे। अगर हमको फील्ड में प्रैक्टिकली सर्वे करने को दे दिया जाए तो हम 2 तरीके से पता कर पाएंगे कि कौन से लोग जो हैं वो लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। सो नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज और सर्विसेज बाय अ फैमिली, वो सबसे पहले किन किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा हम फूड पे खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद हमारा पैसा खर्चा हो रहा है मेडिकल पे, और उसके बाद वो पैसा खर्चा कर रहा है अपना शेल्टर पे, तो ये सब चीज़ें देखें, उसके बाद उसके पास अगर कुछ नहीं बचता है तो हम मान सकते हैं कि वो इंसान गरीबी रेखा के नीचे है, क्योंकि ये 3 पे ही सारा पैसा खर्चा हो रहा है और रिमेनिंग के जो 2 बच रहे हैं उस पर वो 0 रुपीज़ खर्चा कर पा रहा है, जो कि एक इशारा है कि वो पर्सन बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब सेकंड पॉइंट अगर कंसीडर करा जाए, ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली, अब उस घर में अब फैमिली को यहाँ पे देखा जाए तो सरकार की नज़र में एक फैमिली में 5 मेंबर्स वो लोग काउंट करते हैं कि 5 मेंबर्स की एक फैमिली होती है। अब वो 5 मेंबर टोटल काम काज करके 5 में से 2 पर्सन काम करें, 1 पर्सन काम करे या 5 पर्सन काम करें। अब वो 5 पर्सन अगर कुल मिला के मेहनत दिन में इतना रुपए भी कमा नहीं पा रहे हैं कि दिन में वो 2 टाइम का खाना भी अरेंज कर सकें, सो उनको हम गरीबी रेखा के नीचे मानेंगे। नाउ अब हम लोगों ने यहाँ पे जाना कि किस तरीके से हम किसी भी परिवार को अगर सर्वे करते हैं तो कौन सी 2 चीज़ें हम सबसे ज़्यादा सामने रखेंगे। सबसे पहला, उनकी ज़रूरत चीज़ों पे वो कितना खर्चा कर रहे हैं। नंबर दूसरा, उन परिवार की टोटल इनकम कितनी है। नाउ अब हम जानते हैं गरीबी किस तरीके की होती है। यहाँ पे जो गरीबी है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी।
अब absolute poverty refer to the people who are not able to purchase the basic necessities even at the lowest market price. अब एक ऐसा परिवार या ऐसा पर्सन जो कम से कम कीमत में अगर अनाज मिल रहा है, कम से कम कीमत में अगर उसको सामान मिल रहा है, तो भी वो उसको खरीद नहीं पा रहा है, तो हम ऐसे परिवार को और ऐसे पर्सन को हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम काउंट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है अनदर, इट इज रिलेटिव पॉवर्टी, रिफर टू द पीपल हु स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इंफीरियर इन कंपैरिजन टू अदर क्लास इन द सोसाइटी। अब ऐसे लोग, वो ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे उनसे ज़्यादा भी अमीर लोग रहते हैं और ऐसे लोग भी हैं जो उनसे भी गैर गुजरे हैं, उनसे भी गरीब हैं। तो इस तरह के कि हम क्या कहेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी। इसका एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो यहाँ पे मैं 3 परिवार लेता हूँ। एक तो ए जो कमाता है 10,000 रुपये, एक लेता हूँ मैं बी जो कमाता है 20,000 रुपये, और एक लेता हूँ मैं सी जो कमाता है 30,000 रुपये। अब यहाँ पे देखा जाए ए बी सी में, सी वाला जो कैटेगरी वाला पर्सन है वो ए बी से ज़्यादा रुपए कमा रहा है। अब बी वाला जो पर्सन है वो ए से ज़्यादा कमा रहा है और लेकिन बी से कम कमा रहा है। तो बी वाला क्या जो है वो ए से अमीर है बट लेकिन वो सी से गरीब है। तो यहाँ पे मिक्स कैटेगरी है, ना कोई एकदम गरीब है ना कोई एकदम अमीर है, यहाँ पे गरीब भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं और अमीर भी हैं। सो जब इस तरह के समाज की हम लोग स्टडी करते हैं तो इनको हम मिला के क्या कहेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी। नाउ मूविंग ऑन टू द डेटास ऑफ द इंडिया। अब ये जो डेटा हमारे सामने नज़र आ रहा है ये डेटा 2015 का है, जो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यूएनडीपी का जो फुल फॉर्म है वो आपका है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो इस यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 2015 में एक रिपोर्ट तैयार की गई इंडिया के ऊपर गरीबी रेखा चेक करने के, रेशियो ऑफ गरीबी चेक करने के लिए। तो इन्होंने जब 2011-12 में इन्होंने जब स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि दैट हमारे देश की जो टोटल गरीबी है वो हमारे देश के 100% में से अगर काउंट करें तो 100% लोग में से जो हैं नियरली अबाउट 21.92% लोग जो हैं वो अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन अभी भी हैं। जो तकरीबन हमारे देश की आबादी 2011-12 में हमारे देश की आबादी थी 125 करोड़, जो तकरीबन आपका होता है नियरली अबाउट 27 करोड़ के आसपास हमारी रहती है आबादी। यानी 2011-12 में हमारे देश की जो गरीबी थी वो 27 करोड़ हो गई है। और पहले हम लोग ने जाना हमारे देश की जो गरीबी थी वो कितनी थी, 45 पॉइंट समथिंग थी ये हमारे देश के। यानी तकरीबन अगर देखा जाए तो गरीबी जो है वो हमारे देश में ड्रॉप हुई है, नियरली अबाउट 40% हमारे देश की गरीबी डाउन हो गई थी सरकार की पॉलिसी, सरकार की नीतियों की वजह से। अब हम लोग यही स्टडी करते हैं, पर्टिकुलर इसको हम डिवीज़न करते हैं। तो डिवीज़न करने के बाद पता चला कि ये इन 21% को अगर 100% काउंट करते हैं तो नियरली अबाउट हमारे देश में जो है 25% से ज़्यादा जो है वो रहते हैं शहर गांव में, और 13% और 13.7% वो रहते हैं हमारे गांव में, अर्बन पुअर, यानी ये शहर में इतने गरीब रहते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे राज्य गुजरात के बारे में। अब गुजरात के बारे में बात किया जाए तो हमारे गुजरात की जो 100% पॉपुलेशन में तकरीबन 16% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं। हमारे इंडिया के टॉप स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है वो है छत्तीसगढ़, नेक्स्ट आता है आसाम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा। यहाँ पर कि आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे 100% में से 30% से ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। मूविंग ऑन टू द अनदर, अब हम लोग जैसे हम लोग ने लास्ट पॉइंट में पढ़ा रूरल पुअर और अर्बन पुअर, ठीक है। अब रूरल की डेफिनेशन अगर यहाँ पे समझी जाए तो रूरल की डेफिनेशन ये होती है कि जहाँ पे जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी है वो बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं प्रोवाइड करती है, जैसे
इलेक्ट्रिसिटी, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, अलॉन्ग विद दिस अगर देखा जाए सैनिटेशन फैसिलिटीज़, ये सारी जो है वो ग्राम पंचायत प्रोवाइड करती है। रूरल एरिया में सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करती है? ग्राम पंचायत। तो ये हम कंसीडर करेंगे जहाँ पर ग्राम पंचायत सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं उनको हम रूरल मानेंगे, और अर्बन जहाँ पे आपकी जो बेसिक सर्विसेज हैं वो म्यूनिसिपल प्रोवाइड कर रही है, यानी सीधी लैंग्वेज में समझा जाए तो म्यूनिसिपालिटी प्रोवाइड कर रही है। सो इनको हम मानेंगे अर्बन। अब अर्बन पुअर में हमने किन किन लोगों को लिया हुआ है? टेम्परेरी लेबर्स, खेत में काम करने वाले, काम हुआ तो ठीक है नहीं तो फ्री हैं। ऐसे वर्कर जो डेली मजदूरी पे काम करते हैं। डोमेस्टिक वर्कर, हमारे घर के नौकर चाकर, रिक्शा वाले, माउंटेनियस रीजन, पहाड़ों पे जो रहते हैं, आदिवासी यहाँ पे, टेम्परेरी क्राफ्टमैन, ऐसे क्राफ्टमैन होते हैं जब सीज़न आता है तो उनका कामकाज चलता है, वरना सीज़न नहीं रहता तो वो बेकार होते हैं। तो ऐसे लोगों को हम रूरल पुअर में काउंट करेंगे। हमारा अनदर पॉइंट है अर्बन पुअर। वैसे रूरल पुअर के जो वर्कर्स और अर्बन पुअर के वर्कर्स में ज़्यादा फर्क नहीं है। चलिए जानते हैं ऐसे वर्कर जो हमारे शहरों में पाए जाते हैं और छोटे शहरों में पाए जाते हैं, गांव नहीं है ये टाउन। अब यहाँ पे कौन कौन? टेम्परेरी लेबर्स ऑन डेली वेजेस, डोमेस्टिक वर्कर, रिक्शा वालास। अब ऐसे मजदूर या ऐसे वर्कर जो चाय की होटल में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, ढाबा में काम करते हैं, और वो गैरेज में काम करते हैं, भीख मांगते हैं, और ऐसे लोग जो अपनी डेली ज़रूरतों को भी सारा दिन कामकाज करने के बाद भी अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को हम बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे मानते हैं, और ऐसे लोगों को हम अर्बन पुअर में काउंट करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे हम थोड़ा और डिटेल में हम जानेंगे कि जैसे दो टाइप के हैं, एक तो रूरल है और एक अर्बन है। अब रूरल में हम लोग मोस्टली ऑफ इनडायरेक्ट दूसरी लैंग्वेज में हम उनको विलेज भी कह सकते हैं, यानी गांव। हमारे देश के जो गांव है ना, वो हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है ना, उसका दिल है। जितना हेल्दी हमारा दिल होगा उतनी हेल्दी हमारी बॉडी रहेगी। तो सेम उसी तरह से हमारे देश के गांव जितना ज़्यादा इकोनॉमिकली मजबूत होंगे उतनी ज़्यादा हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। सो इसके लिए सरकार ने इनको अलाइव और समृद्ध, प्रॉस्पेरस यानी समृद्ध रखने के लिए जो इनका सालाना बजट होता है उसमें से ज़्यादातर जो अमाउंट होता है वो गांव की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, जैसे एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो हमारा हो गया इरिगेशन फैसिलिटी हो गया। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल, मेडिकल, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों में खर्चा करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये पैसा खर्चा करते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, रिवर्स का वो करते हैं, पॉन्ड बनवाते हैं, फिर किसानों को सब्सिडी टाइप से उनको लोन देते हैं ताकि वो बीज खरीद सके, फर्टिलाइज़र खरीद सके, ट्रैक्टर खरीद सकें, ताकि वो किसानी को अच्छे से कर पाएँ और आराम से कर पाएँ। सो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए सरकार ने एक प्रोग्राम रन किया जिसका नाम है ग्राम उदय से भारत उदय। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। सो इस प्रोग्राम के जरिए द गवर्नमेंट हैड इम्प्लीमेंटेड द बेसिक आइडिया दैट द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली थ्रू द अपलिफ्टमेंट ऑफ विलेज। तो सरकार ने इस स्कीम के जरिए ये कोशिश की है कि गाँव को शहरों से ज़्यादा डेवलप किया जाए, क्योंकि हमारे देश की ज़्यादातर आबादी गांव में रहती है। हमारे देश की ज़्यादातर आबादी किसमें इन्वॉल्व है? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो अगर हम अपने एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे तो हमारी देश की इकनॉमी जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। सो नाउ अब वो किस तरह से डेवलप कर रहे हैं? यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं कि गांव-गांव जाके लोगों को एजुकेट करें, लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करें, लोगों को लोन के बारे में समझाएं, सरकारी स्कीम के बारे में समझाएं, जिसके तहत वो इन स्कीमों का फ़ायदा उठा के अपना डेवलपमेंट कर सकें। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसके ही थोड़ा है ग्राम उदय से भारत उदय में। अब इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है नए प्लान्स और प्रोग्राम लाने के लिए ताकि गांव से गरीबी को हटाया जा सके। सबसे पहले तो सरकार ने कोशिश करी कि जो हमारी देश के अमीर लोगों की इनकम है उसको ही हम क्या करते हैं, फार्मर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि उनको डायरेक्ट फ़ायदा हो।
बट लेकिन यहाँ पे जो सोचा वैसा हुआ नहीं, इससे उल्टा हो गया। जो अमीर था वो अमीर होता चला गया और जो गरीब था वो वहीं के वहीं गरीब रहे। उनमें कोई भी इम्प्रूवमेंट सरकार को देखने को नहीं मिला। Now another point, in order to remove disparity of income, the government has started fair price shop under the public distribution system. सबसे पहले तो सरकार ने कोशिश करी कि हम इनको 2 वक्त का खाना सही से दे पाएँ। तो सरकार ने इसके लिए फेयर प्राइस शॉप चालू करी, जिसको हम लोग हिंदी में राशन की दुकान कहते हैं, सरकारी राशन की दुकान, ठीक है, राशन शॉप। और ये राशन शॉप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर तहत चालू किया। अब इस प्रोग्राम के तहत सरकार क्या करती है, सरकार सबसे पहले कार्ड इशू करती है और जो गरीब लोग होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उनको सस्ते दामों में, चीप दामों में उनको वीट, बेसिक वीट प्रोवाइड करती है, राइस हो गया, देन हमारा फिर आपका हो गया पल्सेस, फिर हो गया शुगर। ये सारी चीज़ें सरकार उनको एकदम सस्ते दामों में प्रोवाइड करती है ताकि वो एटलीस्ट अच्छा खाना खा सकें और जो पैसा इसके बाद बचेगा वो अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए खर्चा कर सकें, उनकी और भी जो ज़रूरत है उसमें खर्चा करें। फिर सरकार ने वापस से एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही ध्यान देते हुए काफ़ी सारे प्रोग्राम एग्रीकल्चर सेक्टर पे उन्होंने स्टार्ट किए ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर देश की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। So now, in order to make people self-reliant, government has stressed on labor-intensive industries. अब यहाँ पे कोशिश करी सरकार ने कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ रिलायंट, यानी उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो सरकार ने कोशिश करी है ऐसी फैक्ट्रीज और ऐसी इंडस्ट्रीज चालू करने के लिए जहाँ पे लेबर ज़्यादा इस्तेमाल हो, मशीन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। मशीन का इस्तेमाल कम, लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है वो 10 लोगों का काम करती है, तो सरकार ने वहाँ पे कंप्यूटर को रिमूव करके वर्कर्स को बैठा दिया। इनकी सैलरी ये लोग ज़्यादा नहीं देते हैं, सैलरी इनकी होगी 8,000 होगी या फिर 10,000 भी मान सकते हैं या फिर 5,000 भी मान सकते हैं। अब इसमें इनका घर कैसे चलेगा, इसके लिए सरकार ने इनको राशन कार्ड दे दिया है। अब राशन कार्ड से जाके ये सस्ते दामों पे अनाज, गेहूँ, चावल, दाल, और तकरीबन मान सकते हैं इनको जो गेहूँ है वो 2 रुपीज़ kg मिलेगा और चावल जो है वो 3 रुपीज़ kg मिलेगा, जिससे ये लोग अपने महीने भर का राशन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी का जो पैसा बचेगा ये अपनी बेसिक जो दूसरी ज़रूरतें हैं उनको आराम से फुलफ़िल कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर पॉइंट, द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, रेसिडेंस रहने की जगह, एम्प्लॉयमेंट, फैमिली प्लानिंग एंड कम्युनिकेशन। ये चीज़ें क्या है, एक इंसान की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, एजुकेशन, सरकारी स्कूल बना दिए, सरकारी हॉस्पिटल बना दिए, लोगों को आवास दे दिया। आवास एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सरकार इनको एकदम ही सस्ते या फ्री में इनको रहने को देती है, लेकिन ये घर जब तक भी रहना चाहे रहेंगे, पर लेकिन ये घर सरकार का ही रहेगा। फिर सरकार ने ऐसी योजनाएं चालू करी जिनके तहत इनको रोज़गार दिया जा सके, जैसे आपका है मनरेगा। मनरेगा को आगे हम लोग थोड़ा डीप में जानेंगे। मनरेगा एक गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, ये आगे हम डीप में जानेंगे। फैमिली प्लानिंग, इनको डॉक्टर के पास से कंसल्ट करते हैं और इनको बताते हैं कि आप लोग हो सके तो 1 बच्चा पैदा करें या 2 बच्चा पैदा करें, ताकि आप अपने बच्चों को भी अच्छे से कर सकें। थर्ड लास्ट है हमारा कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक विलेजर्स को अपना बिजनेस करने के लिए अगर उसको शहर अगर जाना हो तो कम्युनिकेशन जितना हमारा स्मूथ रहेगा, किसानों को उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कम्युनिकेशन जितना स्मूथ होगा, किसान जो होंगे, फार्मर्स, वो अपना प्रोडक्शन अच्छे से सेल कर पाएंगे, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट मिलेगा। हमारा जो अनदर है वो है मैनी प्रोग्राम्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट हैव बीन स्टार्टेड टू मेक वुमेन सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। वुमेन एम्पावरमेंट को अगर हम लोग समझते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी स्कीम होती है जिसके तहत सरकार जो है वो औरतों को मजबूत करती है, इकोनॉमिकली तरीके से भी, पॉलिटिकली तरीके से भी,
सोशली तरीके से भी और कल्चर के तरीके से भी। इकोनॉमिकली तरीके से अगर समझा जाए तो सबसे पहले सरकार कोशिश करती है कि इनको ट्रेन किया जाए, इनको सिखाया जाए, ऐसे कामकाज सिखाया जाए जिससे ये घर पे बैठ के छोटा मोटा कामकाज कर सके, जैसे पापड़ बनाना, अचार बनाना, फिर आपका अगरबत्ती बनाना, और साथ में इनको फाइनेंशियली मदद भी करती है कि आप पैसे से मदद करती ताकि ये सामान, रॉ मटेरियल, ये सब चीज़ की खरीद के सामान बना सकें। अलॉन्ग विद दिस इनकी एजुकेशन पे भी सरकार ध्यान देती है कि जो बच्चियाँ होती हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में पढ़ाया जाए, कपड़े दिए जाते हैं और फिर इनको किताबें दी जाती हैं। एक टाइम का इनको मिड डे मील खाना भी दिया जाता है कि ताकि ये लोग हेल्दी रह सकें। ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि औरतें जो हैं वो भी सेल्फ रिलायंट, इकोनॉमिकली मजबूत बने, क्योंकि घर में आदमी काम कर रहे हैं, साथ में अगर औरतें भी कमा के कुछ भी लेकर आ रहे हैं तो एट द एंड में उनके घर की जो इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति है वो उनकी मजबूत होगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अगर देखा जाए तो सरकार ने पॉवर्टी हटाने के लिए उन्होंने कुछ एक प्रोग्राम रन किए। प्रोग्राम रन करने के लिए इन्होंने कुछ एक स्कीम बनाई। उस स्कीमों को इन्होंने 5 में डिवाइड किया, 5 सेक्शन में डिवाइड किया। सबसे पहले तो इन्होंने गरीबी हटाने के लिए हमें ऐसे प्रोग्राम लगाना चाहिए जिसपे ये लोग वेज यानी मजदूरी पे ये लोग काम कर सके, जितना काम करेंगे उनको इतना ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोशिश की जाए कि इनको कामकाज सिखा के ये लोग अपना रोजगार खुद खड़ा कर सके और दूसरे को भी रोजगार दें। प्रोग्राम रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, ये कोशिश की गई है कि एटलीस्ट इनको सस्ता और अच्छा अनाज दे के इनके जो पैसे हैं वो दूसरी ज़रूरतों पे खर्चा कर सके, अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकें। प्रोग्राम रिलेटेड टू सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पे ऐसी स्कीम्स लाई गई हैं जिससे समाज में जो औरतें हैं, बच्चे हैं और जो गरीब लोग हैं और जो हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दलित लोग हैं उनको भी समाज में सर उठा के जीने का मौका मिल सके और अच्छी ज़िंदगी जी सकें। प्रोग्राम फॉर द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, और ऐसे प्रोग्राम लाए गए हैं जो शहरों में जो गरीब रह रहे हैं उन वहाँ पे उनको शहर के जो गरीब हैं उनको गरीबी रेखा से हम ऊपर ला सकें। सो मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, रीड, फूड सिक्योरिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स so that direct income is earned. This will improve the financial condition. अब ये जो आपके 5 प्रोग्राम हैं, 5 स्कीम जो हैं, इसके तहत सरकार का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है कि ताकि गांव के लोगों को रोज़गार दिया जाए, गांव में ही रह के वो खेती बाड़ी में उनको मदद की जाए। सेकंड, उनको एजुकेशन ताकि वो पढ़ लिख सकें, उनको खाना दिया जाए, खाने की सिक्योरिटी हो, एटलीस्ट उनको दिन में 2 टाइम का खाना, वो भूखे नहीं सोएंगे। और साथ में उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अब इसमें देखा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसानों को ऑर्गेनिक यानी जब भी वो फसल एग्रीकल्चर फसल उगाएंगे तो उसमें ये लोग 0% केमिकल यानी कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसमें ये लोग केमिकल का इस्तेमाल ज़रा सा भी नहीं करेंगे। टोटल नेचुरल चीज़ें लोग बीज भी लेंगे ना तो भी वो नेचुरल रहेगा, कोई भी केमिकल नहीं होगा। क्योंकि आज के ज़माने में देखा जाए तो धीरे धीरे करके लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। हेल्थ कॉन्शियस के लिए ध्यान रखते हुए सरकार ने इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग का सजेशन दिया। अब इसमें सीधी सी बात है, अगर ये लोग केमिकल नहीं यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करेंगे तो इनकी पैदावार कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ये जो सब्जियां होती हैं या फिर हम ज़्यादातर सब्जियां होती हैं, ये थोड़ी महंगी बिकती है। सपोज़ बाय चांस अगर आपका केमिकल वाला जो आपका पोटैटो है वो 20 रुपए का है तो आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो पोटैटो होगा वो आपका होगा 30 रुपए या 35 रुपए या 40 रुपए भी मान सकते हैं। ये आपका है प्रोडक्शन और डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। साथ में सरकार ये भी कोशिश करती है कि इनकी जो खेती बाड़ी का जो सामान है, इन लोगों की जो प्रोडक्शन यानी इन लोगों ने जो उगाया है, अनाज उगाया है, सब्जियां उगाई हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। अब उस प्लेटफॉर्म का अगर नाम हम लोग मानते हैं तो सरकार ने एक APMC हर शहर में ओपन करके रखा हुआ है। अब APMC के तहत क्या होता है, सरकार यहाँ पे इनको एक मार्केट प्रोवाइड करती है जहाँ पे ये अपने प्रोडक्शन को सेल कर सकें। सो APMC यहाँ पे ये भी श्योरिटी होती है, प्राइस फिक्स कर देती है कि उसके नीचे प्राइस कोई बेचेगा नहीं, जिससे जो सेलर होते हैं, जो अपना अनाज बेचने वाले हैं, उनकी सिक्योरिटी रहती है कि कहीं पर भी उनके जो से चीटिंग ना हो।
अब ये सारी प्रोग्राम्स स्कीम्स रन करके सरकार कोशिश कर रही है कि किसानों को डायरेक्ट इनकम हो और उनकी जो आर्थिक सिचुएशन है वो सुधरे और थोड़ी सी वो अच्छी ज़िंदगी जिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ अब सरकार किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में मदद कर रही है। ठीक है, एग्रीकल्चर के सेक्टर के तहत सरकार ने 4 स्कीमें रन करी हैं। सबसे पहला है तो हमारा प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना। इसके तहत सरकार कोशिश कर रही है कि गांव-गांव में सरकार इनको जो खेत हैं उनको पानी पहुंचाया जाए। अब ये पानी कैसे, 2 तरीके से जो पानी हम खेतों तक पहुंचाते हैं। एक हमारा जो है वो रेन वाटर है, सेकंड है हमारा इरिगेशन यानी रिवर्स। सरकार यहाँ पे क्या करती है, कैनाल बना देती है, आपको ट्यूबवेल सेटअप करने में मदद करेगी, सबमर्सिबल पंप्स लगाएगी ताकि ये लोग जो हैं अगर बारिश नहीं होती है तो इसके द्वारा ये अपने खेतों को पानी पहुंचा सकें। इसके तहत सरकार इनको फाइनेंशियली मदद भी करती है, इनको सिखाती भी है और इरिगेशन के तहत नहरों को इस तरह से वो डेवलप करती है कि ताकि पानी जो है वो खेतों तक आराम से पहुंच सके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर फार्म सेफ्टी इंश्योरेंस प्लान्स। इसके तहत सरकार किसानों की जो खेत होते हैं, ठीक है, फार्म फील्ड्स होती हैं, उसके ऊपर जो भी प्रोडक्ट होता है ना उसको इंश्योर्ड कर देती है। इंश्योर्ड का मतलब अगर देखा जाए तो सरकार यहाँ पे क्या करती है, उनको ये कमिट करती है कि अगर आपकी फसल नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से अगर कोई बर्बाद होती है या डिस्ट्रॉय हो जाती है तो सरकार आपको इसका खामियाजा कंपनसेशन अमाउंट देगी। अब कंपनसेशन अमाउंट्स की वजह से क्या होगा, किसान ने जितना भी पैसा खेती में लगाया है उनको उतना पैसा मिल जाएगा ताकि वो दोबारा बिना किसी परेशानी के, बिना किसी से उधार लिए, बिना कर्जे के वो खेती बाड़ी कर सके। इंश्योरेंस की वजह से उनके दिमाग में जो टेंशन रहता है कि फसल ख़राब हो गई, बाढ़ आ गई, ज़्यादा बारिश गिर गई या कीड़े लग गए तो हमारा क्या होगा, तो ये इंश्योरेंस इनको ये चीज़ से बेफिक्र कर देता है। नेशनल ड्रिंकिंग वाटर में हमारे 2 पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं। अब नेशनल ड्रिंकिंग वाटर के तहत सरकार ने कोशिश करी है कि घर घर तक पीने का पानी पहुंचाया जाए। अब क्योंकि पानी हमारी क्या है, मेजर रिक्वायरमेंट है, सो इसके तहत सरकार ने कोशिश करी है कि घर घर तक पानी पहुंचाया जाए। नंबर 1 अगर देखा जाए तो ये है ड्रिंकिंग वाटर, जैसे हमारा इसमें पॉइंट में मेंशन है। सेकंड है जो इरिगेशन फैसिलिटी है उसको और मजबूत किया जाए, इरिगेशन फैसिलिटी को इन्हेंस करना, अच्छा करना, हर एक ज़मीन तक, हर एक खेत तक पानी पहुंचाना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को और डेवलप करना। नाउ इसके तहत सरकार ने ये स्कीम चालू करी है। अब हम लोग आते हैं हमारे अनदर प्रोग्राम्स में, जो है हमारा ग्राम उदय से भारत उदय। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग वापस इसको स्टडी करेंगे। अब इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करती है किसानों को बचाने के लिए, वो लोग अगर उन्होंने कोई टाइप का लोन लिया हुआ है तो सरकार उनका कर्जा माफ़ कर देती है। बहुत बार सरकार ने कर्जा माफ़ कर देते हैं, ज़्यादातर माफ़ कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये है पॉइंट ग्राम उदय से भारत उदय के अंदर। अब अगर ग्राम उदय से भारत उदय का मतलब समझें तो सरकार ने एक कॉन्सेप्ट समझा है कि अगर हमारे देश के गाँव डेवलप होंगे तो हमारा देश भी डेवलप होगा। तो इसके लिए पहले गांव के अंदर से हम गरीबी दूर करेंगे, गांव के अंदर से गरीबी दूर हो गई तो धीरे धीरे करके शहर की गरीबी भी दूर हो जाएगी। नाउ अनदर पॉइंट इज अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू रूरल एरिया विदाउट एनी हिंड्रेंस। अब इस तहत के अंदर सरकार कोशिश कर रही है कि जितने भी गांव हैं जहां पे बिजली नहीं है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाए, और जहाँ पे बिजली 4-5 घंटे आ रही है वहाँ पे बिजली 24/7 पहुँचाई जाए ताकि वो अपने घर में डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए एंड सेकंड फार्मिंग के लिए कैसे, ताकि वो किसान जो हैं उनको बारिश के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, नदी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, वो अपना सबमर्सिबल या ट्यूबवेल लगा के अपने खेतों को पानी दे पाएँ। By encouraging organic farming
दे ट्राई टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का वापस से कॉन्सेप्ट आया। इसका मतलब ये है कि जितनी भी खेती बाड़ी करना है उसके ऊपर कोई भी खाद, कोई भी यूरिया इस्तेमाल नहीं करनी है। इससे जो फसल होती है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। अब ये फसल जो है वो मार्केट में एक्सपेंसिव यानी महंगी बिकती है, जिससे किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और वो लोग और इंकरेज हो इस फार्मिंग को करने के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट अनदर स्कीम इज दैट चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम। प्लानिंग इज डन रिगार्डिंग टू रोड रिलेटेड वर्क। अब चीफ मिनिस्टर विलेज रोड स्कीम के तहत सरकार हर एक गांव को सड़कों से जोड़ रही है, रोड कनेक्टिविटी दे रही है, गांव को शहरों से जोड़ रही है, ताकि एक गांव से पर्सन अपना अगर सामान अगर उसको बेचना है या दूसरी मंडी से जाके सामान खरीदना है, सामान लेकर आना है, अगर अच्छी रोड होगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इससे क्या होगा, जितनी अच्छी रोड होगी उतनी अच्छी कनेक्टिविटी, उतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन और उतना अच्छा मार्केट में से सामान एक्सचेंज होगा, जिससे गांव-गांव तक अच्छे से और कम कीमत पे सामान पहुंच पाएगा। नाउ अनदर वन इज माँ अन्नपूर्णा। ये आपका आ जाता है फूड सिक्योरिटी पे। जैसे पहले भी आपने सुना होगा, मैंने बताया था कि दैट सरकार इन लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब माँ अन्नपूर्णा योजना के तहत 35% लोग, ऐसे लोग जो पाँचों जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, अंत्योदया फैमिली। अंत्योदया फैमिली है। अंत्योदया फैमिली ऐसे परिवार होते हैं जो 5 टाइम जो अपनी पांचों चीज़ों को एफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ भी कम से कम कीमत होगी तो भी वो खरीद नहीं पाएंगे। तो सरकार इनको पहला 35 kg अनाज जो है वो फ्री देती है, ताकि ये लोग अच्छा खाना खा सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको ही दिया जाएगा। अब जो लोग BPL में हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, पर लेकिन इस फैमिली में नहीं आते हैं, सरकार उनको 2 रुपये किलो वीट देगी, केजी वीट, और आपका 3 रुपीज़ केजी राइस प्रोवाइड करेगी उनको। इससे वो एटलीस्ट खाने में अपना पैसा बचा सकेंगे और जो बाकी जो पैसा है वो अपनी दूसरी ज़रूरतों में कर पाएंगे, जैसे सामान लेना हो, बच्चों की बुक्स लेना हो, या बच्चों को अच्छी स्कूल में अगर डालना हो तो वो पैसा वो लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर स्कीम इज दैट संसद आदर्श ग्राम योजना। Objective of this Sansad Adarsh Gram Yojana is to stop migration of the people from village to cities. Member of the parliament have to set up an ideal village. अब इस योजना के तहत सरकार का मेन काम है कि जो लोग गांव छोड़कर शहर में आ रहे रहने को उनको रोकना है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती रोकना है, तुम शहर नहीं जाओगे, ऐसा किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। इसकी स्कीम के तहत सरकार गांव में ही ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है कि ये लोग शहर ना जाएं। अब हर एक इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, सबसे पहले तो फूड है। तो सरकार ने अपने फूड सिक्योरिटी के तहत माँ अन्नपूर्णा स्कीम चला के इनको खाना देने की कोशिश की, प्रोवाइड करी है। सेकंड हमारा होता है शेल्टर, सरकार इसको इनके लिए आवास देती है। अब इनका होता है एजुकेशन, सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल बना दिए हैं जहाँ पे ये बच्चे इनके फ्री में पढ़ सकते हैं, और इनका हेल्थ सेंटर दे दिया है, गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर, जहाँ पे ये अपना फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकें। इसके तहत ये दो चीज़ें हो गई, सरकार इनको जॉब भी देने की कोशिश करती है ताकि ये यहाँ पे रह के थोड़ा बहुत पैसा अर्न कर सके। सरकार इनको इकोनॉमिकली लोन भी देती है और इनको स्किल भी सिखाएगी, इनको ट्रेन भी करेगी, ताकि ये गांव में रह के लोन लेके छोटा मोटा रोज़गार शुरू कर सकें, जिसकी वजह से ये शहर ना जाएं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज एट मनरेगा। अंडर मनरेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद वेजेस एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ द रूरल फैमिली पर 100 डेज इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब इस मनरेगा को अगर हम लोग समझते हैं तो मनरेगा जो है इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ये फुल फॉर्म नहीं है। इस तहत यानी इस तहत के अंदर ये स्कीम सरकार ने चलाई है कि सबसे पहले तो ये ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो पूरी तरीके से गरीब है, जो पुअर हैं,
जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉवर्टी में आते हैं, जो अंत्योदया फैमिली में होते हैं। फिर उसके बाद सरकार इनका रजिस्ट्रेशन कराती है और इनको कमिट करती है कि हम आपको 1 ईयर में, 1 साल में 100 दिन का रोज़गार हम देंगे आपको, और उसके लिए आपको इसके वेज भी मिलेंगे, जिसका जैसा काम उसकी उतनी सैलरी। अब यहाँ पे सरकार ने एक कमिट कर दिया। अब सपोज बाय चांस सरकार जो है इनको 100 दिन का रोज़गार की बजाय इनको 70 डेज़ का इनको काम दे पाई, बाकी के रिमेनिंग 30 डेज़ का क्या? सो रिमेनिंग 30 डेज़ का सरकार यहाँ पे क्या करेंगे? सो यहाँ पे सरकार इनको वादा करती है कि दैट आपके जो रिमेनिंग 30 डेज़ जो आपके बचे हैं उसका पैसा हम आपको डायरेक्ट दे देंगे। यानी आपने अगर 70 दिन काम किया है, 30 दिन काम नहीं किया है, तो हम आपको 30 दिन की हम सैलरी हम आपको सैलरी नहीं, वेजेस हम आपको दे देंगे। नाउ इसके तहत उनकी सिक्योरिटी हो जाती है। और इन मनरेगा के तहत इनके पास से काम क्या करवाते हैं? काम यानी जैसे अभी अगर देख लिया जाए, चेक डैम बनवाना, चेक डैम आपके नदी के ऊपर बनाया जाता है, पॉन्ड खुदवाना, साफ़ करवाना, कैनाल बनवाना, रोड बनवाना, जो गवर्नमेंट्स की जो बिल्डिंग्स होती हैं तो जैसे स्कूल, ये सब बनवाना। फिर उसके बाद एफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को जो लगवाना, तो ये सारे उनके पास से काम करवाए जाते हैं। अब इसके तहत ये काम काज करके जब ये खेती बाड़ी से फ्री हो जाते हैं, अब इनके पास कोई काम नहीं रहता है और इनके पास ये हुनर भी नहीं रहता है कि ये बाहर जाके कहीं पे काम कर सकें। ये लोगों के पास कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, तो इसके लिए सरकार इनको इनके गांव में ही रोज़गार देती है और उसका ये लोग इनको मजदूरी दे देते हैं। अब अगर कभी ऐसा हुआ कि ये अपना गाँव छोड़कर दूसरे गाँव में अगर सरकार इनको ले जाके काम करवाती है, तो इनको इनके काम के हिसाब से इनको सैलरी बढ़ा के दी जाती है। नाउ अब हम आते हैं हमारे अनदर पॉइंट पे, जिसका नाम है वाजपेयी बैंकेबल योजना। इसके तहत सरकार शहरों में और गांव में जो ऐसे लोग हैं अंडर 18 से लेके 65 साल तक, और जो कम से कम 4th स्टैंडर्ड तक वो पढ़े हुए हैं, यानी उन्होंने 4th कक्षा तक उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की हुई है, ऐसे लोगों को वो सेलेक्ट करते हैं और उनको वो क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। दे ऑल्सो गिव फाइनेंस, और वो उनको पैसों से भी मदद करते हैं, एक फ़िक्स अमाउंट रहती है, ताकि वो गांव में रह के खुद को रोज़गार वो दे सकें। यानी कोई इंडस्ट्री लगाएं, कोई छोटी सी फैक्ट्री लगाएं और वहाँ पर के लोगों को ये रोज़गार दें। अगर एक पर्सन भी ऐसे फैक्ट्री, छोटी सी फैक्ट्री चालू करता है और अगर वो 10 लोगों को जॉब देता है, 10 पर्सन, तो इसमें यानी 10 फैमिलीज़ को वो एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएगा, उनकी इनकम राइज हो जाएगी। नाउ अब हमारा यहाँ पे ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अब हमारा अनदर टॉपिक स्टार्ट होता है एम्प्लॉयमेंट। अब पहले हम एम्प्लॉयमेंट की हम डेफिनेशन समझते हैं। सो नाउ एन एडल्ट अंडर द एज ऑफ 15 to 60 years who is ready to work at the prevailing market rate of wage has energy and qualification to work। अब एक ऐसा इंसान जो 15 से 60 साल के बीच में आता है, वो जो मार्केट रेट पे काम करने को तैयार है, उसके पास वो इतना ताकत, इतना कैपेबल है कि वो काम कर सके, और इतना पढ़ा लिखा भी है कि वो मार्केट का काम भी कर सके, या अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो मजदूरी काम भी कर सके, बट ना चाहते हुए भी उसको कोई काम नहीं मिलता है, नॉट एबल टू गेट वर्क, उसको काम नहीं मिलता है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, बेरोज़गार कहेंगे। सो जो भी लोग या जो भी ग्रुप इस क्राइटेरिया के, इस फैक्टर के अंदर आता है, उस फैक्टर को हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोज़गारी। कॉमन सा है, हम काम करने को तैयार हैं पर लेकिन हमें जॉब ही नहीं मिल रही है, तो हम एक अनएम्प्लॉयड पर्सन कराएंगे और हमारी जो सिचुएशन है वो कहलाएगी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोज़गारी। नाउ अब यहाँ पे कुछ एक स्कीम समझते हैं जहाँ पे सरकार ने कोशिश करी है कि रोज़गार दिया जाए। तो इसके तहत सरकार ने सबसे पहला जो प्रोग्राम रन किया है वो है मिशन मंगलम प्रोग्राम। अब ये जो मिशन मंगलम प्रोग्राम है,
ये हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू आता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट हैज़ यूनाइटेड वुमेन्स फ्रॉम फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन सखी मंडल और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप फॉर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग सो दैट दे मे जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर देमसेल्फ। अब मिशन मंगलम के तहत सबसे पहले जो राज्य सरकार होती हैं वो ऐसे औरतों के, ऐसे परिवार में से औरतों को जमा कलेक्ट करते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, और उनको नाम देंगे सखी मंडल, और या कह सकते हैं सेल्फ हेल्पिंग, यानी वो खुद की मदद करने वाले, यानी वो खुद का रोज़गार पैदा करेंगे। और वो सरकार इनको ट्रेन भी करती है, इनको सामान देगी, इनको काम करना सिखाएगी, इनको इक्विपमेंट भी देगी ताकि ये लोग सामान बना सके, इनको मार्केट भी देगी जहाँ पे जाके ये प्रोडक्ट को सेल कर सके। जैसे आपका एक एग्जांपल है लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो औरतों को घर पे जाके सामान देती है, उनको सिर्फ पापड़ को बनाना है और उनके घर पर से पर्सन आएगा, एक आदमी आएगा, वो पापड़ को कलेक्ट करेगा, उनकी जो मजदूरी होगी वो उनको दे देगा। इस तरह से ये क्या है, ये जितना काम करेंगे उतना पैसा ये कमा सकते हैं। नाउ अनदर इज थ्रू दत्तोपंत तेगड़ी ब्याज सहाय योजना। इसके तहत सरकार कोशिश करती है कि जो आर्टिशियंस है, आर्टिशियंस यानी आपका कह सकते हैं क्राफ्टमैन, या कह सकते हैं आपका जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, पॉटर कह सकते हैं, या जो फिर कारपेंटर्स होते हैं, ये क्राफ्टमैन में आते हैं। सरकार इनको छोटी अमाउंट का लोन देती है ताकि ये सामान खरीद सकें, कुछ रॉ मटेरियल खरीद करके उससे ये सामान बना के मार्केट में बेच के अपनी रोज़ी रोटी चला सकें। नाउ अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट, इसमें आता है एम्प्लॉयमेंट में, ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राम ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना इज टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अनएम्प्लॉयड इन रूरल एरिया टू इंक्रीज देयर इनकम बाय सेटअप इंडस्ट्रीज। अब ज्योति ग्राम उद्योग विकास योजना के तहत सरकार खासकर गांव में काम करती है। गांव में ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो बेरोजगार हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और वो कामकाज करना चाहते हैं, तो इसके तहत सरकार इनको छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ लगा के देगी, इनको रॉ मटेरियल देगी, इनको पैसे देगी ताकि ये इंडस्ट्रीज़ को रन कर सकें। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे इनको फ़ायदा होगा कि ये जब ये छोटी सी इंडस्ट्री लगाएंगे तो इनके अपने आप को तो रोज़गार दे पाएंगे, साथ में और दूसरे लोगों को भी ये जॉब प्रोवाइड करेंगे, तो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी करेंगे और साथ में दूसरे लोगों की भी लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करेंगे। नाउ अब आ जाते हैं हम हमारे टॉपिक, अनदर टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट। अब अगर इसको हम एम्प्लॉयमेंट को अगर हम समझें तो हमारे देश में ज़्यादातर अगर देखा जाए 6 टाइप के हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं पर लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को हम अनएम्प्लॉयड मानेंगे। ये टोटल 6 टाइप के हैं। हमारा है सबसे पहला सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को अगर हम थोड़ा सा डीप में समझते हैं तो ऐसे लोग जिनका काम धंधा मौसम पे चलता है, जैसे अगर समझा जाए एक पर्सन जो है वो रेनकोट बनाते हैं, ठीक है। अब इनका बिजनेस कब चलेगा, जब बारिश आएगी, अदरवाइज इनको बारिश नहीं है तो इनका धंधा एकदम बंद हो जाएगा। या कह सकते हैं फार्मर, हमारे ऐसे फार्मर जो रेन पे डिपेंडेंट होते हैं खेती बाड़ी करने के लिए, जब तक बारिश का मौसम है जो लोग खेती करेंगे, बारिश बंद, इन्होंने खेती करना भी बंद कर देंगे, तो ऐसे लोगों को हम सीजनल अनएम्प्लॉयड में काउंट करेंगे। अब हमारा आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को अगर समझा जाए तो ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से बेरोजगार होते हैं। द चेंज इन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्नोलॉजी बदली, ये लोग बेरोजगार हो गए। अब जब तक ये लोग नई टेक्नोलॉजी को सीख नहीं लेंगे इनको रोजगार नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमारा है कार मैकेनिक, ठीक है। अब कार मैकेनिक कार को रिपेयर करता है, पर लेकिन सडनली ये कार जो हो गई है वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, यानी इलेक्ट्रिक कार आ गई है। अब ये कार मैकेनिक जो है ये पेट्रोल कार बनाता है और डीजल कार बनाता है, लेकिन इसको इलेक्ट्रिक कार का तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपका अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, क्योंकि इसको काम नहीं आता है। फिर ये काम सीखेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में, फिर उसके बाद जाके ये वापस से कामकाज कर पाएगा। तो समय के साथ में ये क्या हुआ, ये बेरोज़गार हो गया। क्यों, टेक्नोलॉजी में बदलाव आ गया, जिसकी वजह से ये बेरोज़गार हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।
स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट को अगर हम समझते हैं तो इसमें एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों। इसको थोड़ा और डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ बाय चांस एक शॉप है। अब शॉप अगर देखा जाए तो 2 पर्सन आराम से मिला के वो शॉप चला सकते हैं, बट इस शॉप में 4 से 5 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो 4 से 5 लोग हैं, यानी 2 पर्सन हमारे, बाकी के 3 पर्सन क्या है, एक्स्ट्रा हैं। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये शॉप में ना भी आए तो भी इनका बिजनेस स्मूथली रन होगा। सो इस तरीके के जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं उसको हम कंसीडर कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साथ साथ में अगर इसको हम कंसीडर किया जाए तो इसको हम कह सकते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट आपका मेजर जो पॉइंट है वो होता है ऑर्थोडॉक्स थॉट। ऑर्थोडॉक्स सोच की वजह से, यानी पुरानी सोच की वजह से पर्सन जो है वो जॉब नहीं कर पाता है। जैसे गांव में लोग रहते हैं, नहीं भाई आप शहर जाके काम नहीं कर सकते हो, ये एक लिमिटेशन हो गई। फिर कास्ट की प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई आप ये कास्ट के हो, हम आपको ये काम नहीं दे सकते हैं, आप हमारे यहाँ पे काम नहीं कर सकते हो। नैरो थिंकिंग की वजह से ज़्यादातर ये जो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट फेस करती है ना, ये वुमेन फेस करती हैं, क्योंकि उनको परमिशन नहीं होती है कि वो बाहर जाके कामकाज करें। तो इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है कि जो मैंने आपको पर्सन वाला बताया था वो एक्चुअली आपका डिस्गाइज का था, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है ड्यू टू ऑर्थोडॉक्स सोच, पुरानी सोच की वजह से यहाँ पे लोग काम नहीं कर पाते हैं। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर हम समझा जाए तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक शॉप है, शॉप में 2 पर्सन आराम से काम कर सकते हैं, बट यहाँ पे 5 लोग ऑलरेडी हैं। ये जो बाकी के जो 3 पर्सन हैं इनका यहाँ पे नो यूज़, यानी इनका कोई काम नहीं है फिर भी लेकिन ये शॉप में आते हैं। अब ये जो 3 पर्सन हैं ये एक तरीके से देखा जाए समाज के नज़र में ये क्या है, एम्प्लॉयड हैं, पर एक्चुअल में ये अनएम्प्लॉयड काउंट किए जाएंगे, यानी ये लोग बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। सो ऐसे लोगों को हम किस में काउंट करेंगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ज़रूरत से ज़्यादा लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं उनको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोग कंसिडर करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट को अगर समझा जाए तो ऐसे लोग जो इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गई है, या इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक हो गई है, या इंडस्ट्रीज टोटली क्लोज हो गई है। ठीक है, अब अनदर वन, ये ऐसी इंडस्ट्रीज है इनको जिस तरीके के वर्कर चाहिए वो वर्कर अवेलेबल ही नहीं है, नॉट अवेलेबल। सो अब इस इंडस्ट्रीज़ में इनको चाहिए इलेक्ट्रीशियन, पर लेकिन हमें इलेक्ट्रीशियन का काम आता नहीं है तो हम चाह के भी यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, या फिर हम काम करते हैं फैक्ट्री बंद हो गई है, हड़ताल हो गई है, या कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया। अब जितने टाइम के लिए बंद किया है, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने के लिए शटडाउन एक्चुअली होता है, यहाँ पे जो कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जितनी भी मशीनरी होती है उनको रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपर्टीज़ लोगों को रखते हैं जो मशीन रिपेयर करने में एक्सपर्ट होते हैं। अब जो बाकी के बेचारे जो मज़दूर हैं, जब तक ये शटडाउन ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक ये लोग काम नहीं कर सकते हैं, तब तक ये लोग यहाँ पे बेरोज़गार रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं फिर भी लेकिन बेरोज़गार हैं, तो ऐसे लोगों को हम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करेंगे। तो ये हमारे 6 टाइप के एम्प्लॉयमेंट हो गए जिनको हमने डिटेल में हमने समझा है। यहाँ पे मैंने सिंपली शॉर्ट में कर दिया है, बाकी आपको इसमें टेक्स्ट बुक में इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर, अब हम यहाँ पे कुछ एक डेटास को हम लोग स्टडी करते हैं, कुछ फिगर्स को हम लोग स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है। सो 2011 में, एंड अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, अबाउट 116 मिलियन पीपल वर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 32 मिलियन पीपल्स वर अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, and 84 million were educated unemployed।
approximately 4.7 करोड़ पीपल ऑफ 15 to 24 एज ग्रुप वर इन्फ्लेक्ट। इसके तहत 2011 में एक सर्वे किया गया जिसमें हमारे देश में टोटल 160 मिलियन तकरीबन 11 करोड़ 60 लाख लोग बेरोजगार पाए गए। इसमें से जब इसको बाइफ्रिकेट किया तो तकरीबन 32 मिलियन यानी 3.25 करोड़ लोग अनएजुकेटेड यानी अनपढ़ थे और वो लोग बेरोजगार थे, और रिमेनिंग जो हमारा बचता है 84 मिलियन तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख लोग पढ़े लिखे बेरोजगार थे, इनके पास जॉब नहीं थी। अब जब इसमें से और फिल्टर किया गया, इन्होंने पता करने की कोशिश करी कि कितने लोग जो हैं वो एकदम यंग है 15 से 24 के बीच में, तब पता चला तकरीबन 4.7 करोड़ यानी 4.5 करोड़ लोग आसपास जिनकी उम्र 24 साल से कम थी। अब इसी फिगर को हम समझते हैं हमारे देश में। हमारे देश में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो है हमारा सिक्किम, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर एंड त्रिपुरा। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हमारे देश में हमने ये जाना कि हमारे देश में बेरोजगारी कितनी है। अब हम यहाँ पे जानेंगे उस बेरोजगारी की वजह क्या है। तो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे जो मेन पॉइंट है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, आबादी का ज़बरदस्त बढ़ना। शहर में हमारे देश में हर साल 1 करोड़ जॉब पैदा हो रही हैं, लेकिन उसके सामने अगर देखा जाए 2 करोड़ 3 करोड़ लोग आगे हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं। नंबर सेकंड, हैविंग थ्योरिकल नॉलेज ओनली एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। हमारे देश के अंदर एजुकेटेड पीपल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ किताबी जानकारी है। असली अगर उनको मशीन बनाने को दे दी जाए तो वो मशीन नहीं बना पाएंगे। ये वजह है लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। हमारे यहाँ पे जानकारी जो है वो किताबों में है सारी, उनको किताबी बातें सिखाई जाती है, लेकिन उनको कभी मशीन के ऊपर नहीं लाया जाता। उनको मशीन दिखा के, मशीन को रिपेयर करा के उनको नहीं सिखाया जाता है कि लीजिए आप मशीन लीजिए, मशीन को रिपेयर करिए और आप अपने आप को ट्रेन कीजिए। यही हमारे देश के अंदर टेक्निकल नॉलेज की कमी है। फेल्योर ऑफ प्रोवाइडिंग कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट। अब सरकार जो है यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार नहीं दे पाते हैं। अब ये जो लोग रोज़गार के लिए आ रहे हैं ये ज़्यादातर आते हैं गांव से आते हैं। अब गांव में जो लोग खेती, कोई इंसान को शौक़ नहीं है कि वो दूसरे के नीचे काम करें, लेकिन मजबूरी में आते हैं क्योंकि इनके यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छी होती नहीं है, क्योंकि ये खेती बाड़ी के लिए पूरी तरीके से बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। इनके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, ताकि इरिगेशन फैसिलिटी अगर हो तो ये लोग अपने गांव में रह के खेती बाड़ी कर सकते हैं, उसमें से अच्छा पैसा ये लोग कमा सकते हैं। अब जब इरिगेशन नहीं है तो इनका धीरे धीरे करके खेती बाड़ी से मन हट रहा है। अब ये लोग एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी चाहते हैं और सारी सुविधाएं वाले, जिसकी वजह से ये लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से हट के इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं। सातवीं वजह है इम्प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़, सही तरीके से खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है। अब चलो सरकार ने इनको खेतों में पानी भी पहुंचा दिया, लेकिन ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती में इन्वॉल्व रहते हैं 3 से 6 महीना, बाकी के 6 महीना ये लोग फ्री रहते हैं, नो यूटिलाइज। तो ये 6 महीना इनका क्या होता है, पूरी तरीके से यूजलेस हो जाता है। इस तरीके के भी काफ़ी बेरोज़गार हमारे देश में, क्योंकि इनके पास और कोई दूसरा काम है ही नहीं है, ना इनको कोई दूसरा काम आता है करने के लिए। नाउ नंबर 9, वीक कंडीशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। हमारे देश के अंदर जो कॉटन इंडस्ट्रीज ऐसी फैक्ट्री होती है जो सिंपली 2-3 लोग मिलकर चला सकें। अब ये लोग कॉटन इंडस्ट्रीज में सामान बनाते हैं, और लेकिन जब शहर में बेचने आते हैं तो इनको पता चलता है कि हमारा जो सामान है वो ऑलरेडी दूसरी इंडस्ट्रीज मशीन से बना रही है और काफ़ी सस्ते दामों में बेच रही है, जिसकी वजह से साल भर साल कॉटेज इंडस्ट्रीज की जो कंडीशन है वो बर्बाद होती जा रही है। कास्ट सिस्टम अगर देखा जाए जातिवाद, अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति पे मानते हैं, धर्म की चीज़ों पे मानते हैं कि नहीं हम यहाँ पे जाके काम नहीं कर सकते हैं, हम औरतें हमारे घर में काम नहीं कर सकती हैं, हम इस तरह से काम नहीं कर सकते, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जॉइंट फैमिली, अब जॉइंट फैमिली का सिस्टम देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर गाँव जो घर के आदमी होते हैं उनके ऊपर अर्निंग की जिम्मेदारी होती है, और औरतों को सिर्फ घर संभालना है और बच्चे संभालना है, और इतना बड़ा परिवार होता है कि कामकाज इतना रहता है कि औरतें जो हैं वो अपने बारे में सोच नहीं पाती हैं। नाउ लैक ऑफ करेज टू सेट अप न्यू बिजनेस। यहाँ पे लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है, पैसा होता है पर लेकिन लोग डरते हैं
कहीं हमने बिज़नेस लगाया और हमारा बिज़नेस ख़राब हो गया है, या लोगों के पास पैसे ही नहीं है बिज़नेस करने के लिए, गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है पर लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हम किस तरह से ये पैसे का इस्तेमाल करें, अगर नहीं चल पाया, बर्बाद हो गए, तो फिर हमारा क्या होगा। तो ये सारी कुछ एक 10 पॉइंट हैं जिनकी वजह से देखा जाए हमारे देश के अंदर जो बेरोज़गारी है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, अभी हमने जाना कि हमारे देश के अंदर बेरोज़गारी बढ़ने की वजह क्या है। अब यहाँ पे सरकार ने क्या ऐसे कदम उठाए हैं कि वो बेरोज़गारी को दूर कर सकें। सो सम ऑफ द स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट. So now number one, in order to increase employment, the government has started giving economic help, education and open training center. अब सरकार यहाँ पे उन लोगों को रोज़गार देने के लिए सबसे पहले तो उनको पैसे से मदद कर रही है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, उनको पढ़ा लिखा, उनको एकदम सस्ते फीस में उनको एजुकेट कर रही है. प्राइमरी तक आपका फ्री होता है, फिर उसके बाद आपका HSC आता है, फिर आपका आता है कॉलेज. तो यहाँ पे भी एकदम नॉमिनल फ़ीस रखते हैं कि ताकि वो लोग अच्छे से अच्छी और हायर एजुकेशन को कर सकें. जब ये लोग कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी 12th कंप्लीट कर लेते हैं, सरकार इनको इंस्टीट्यूट पर जाने का बताती है. जैसे हमारे यहाँ पे होता है ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. यहाँ पे सरकार इनको स्किल सिखाती है, इनको ट्रेन करती है, अलग अलग मशीनों पे काम करना सिखाती है ताकि ये लोग दूसरी जगह जाके जॉब कर सकें या गांव में जाके छोटी सी फैक्ट्री डाल के अपने को भी रोज़गार दें और दूसरे को भी वो जॉब प्रोवाइड करें. मूविंग ऑन टू द अनदर. नाउ अब एम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए सरकार ने स्कीम चलाई है. लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज़ लॉन्च्ड मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू एजुकेट अनएम्प्लॉयड यंग पर्सन. अब हमारे देश की एक इंस्टीट्यूट टीम है, जो कमेटी है, जिसको हम कहते हैं लेबर मिनिस्ट्री ऑफ. ये लेबर मिनिस्ट्री का काम किया है जो हमारे देश के अंदर जो मजदूर हैं उनको वो ट्रेन कर सके, उनको स्किल सिखा सकें. अब ये किसकी मदद से होता है? जो हमारी गुजरात गवर्नमेंट की सरकार है उसकी मदद से लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है, कदम उठाया है मेक इन इंडिया, जिसके तहत जो सामान हम हमारे देश में बना सकते हैं लेकिन फिर भी हम उनको क्या करते हैं, हम उनको इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, उसको बनाया जाए. उसको बनाने के लिए हमें हमारे जो देश के नौजवान हैं उनको सिखाना पड़ेगा. अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीख सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीख नहीं सकते. इसके तहत सरकार ने डिजिटल इंडिया यानी सारी चीज़ें इन्होंने क्या कर दिया है, इंटरनेट पे लेकर आ गए हैं, जिसके तहत ये क्या कर सकते हैं, वीडियो देखे यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए ये अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं और अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट से ये बाहर निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे बात आती है, चलो सरकार ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया तो दे दिया, अब लेकिन इनको इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए पैसा कहाँ है? तो इसके लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया एक प्रोग्राम चालू किया है जिसके तहत सरकार इनको लोन देती है और वो भी एकदम कम ब्याज पे, और ऐसे लोगों को लोन देती है जो बिज़नेस करने के काबिल हैं, जो बिज़नेस कर सकते हैं, ताकि ये स्टार्टअप के तहत इंडस्ट्रीज़ चालू कर सके. पैसा नहीं है, सरकार देगी. रॉ मटेरियल नहीं है, सरकार प्रोवाइड करेगी. बेचने के लिए मार्केट नहीं है, सरकार प्रोवाइड करेगी. बस आप काम करिए और रोज़गार को बढ़ाइए. आते हैं हम हमारे अनदर पॉइंट में. अब बहुत लोग ऐसे हैं जो इन स्कीम को भी समझ नहीं पा रहे और उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं. तो इसके लिए सरकार ने कोशिश करी है. अब यहाँ पे लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अब इनको जॉब चाहिए. सरकार ने इसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है, इसका नाम है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग जो होते हैं जिनको जॉब चाहिए, जॉब सीकर या कह सकते हैं फिर जॉब प्रोवाइडर, ठीक है. अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों को, ये जो एक्सचेंज है ये इन दोनों के बीच में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बातचीत करके अपनी जॉब को हासिल कर सकते हैं. तो बिटवीन लिंक क्रिएट करते हैं अनएम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयड जो बेरोज़गार लोग हैं और एम्प्लॉयर जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं जिनको जॉब चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं, इनको कांटेक्ट करेंगे, बेरोज़गार लोगों को कांटेक्ट करेंगे और उनको जॉब प्रोवाइड करेंगे. और इसीलिए सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने हर हफ्ते एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एक रोज़गार पेपर आता है जिसमें पूरे देश में हमारे जहाँ जहाँ पर भी सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब अवेलेबल हैं उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के ज़रिए उनको पता चल सकता है. इससे लोग अपने आप को बेनिफिट करेंगे और लोग बहुत आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं.
मूविंग ऑन टू द अनदर पॉइंट। अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं हमारा नया टॉपिक, एम्प्लॉयमेंट का ही टॉपिक है। अब इस एम्प्लॉयमेंट का अगर टेक्स्ट बुक में नाम देखा जाए तो इसका नाम है वर्ल्ड लेबर मार्केट। अब वर्ल्ड लेबर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे जो लेबर्स हैं, या तो कह सकते हैं अमंग नेशन, यानी एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं जॉब करने के लिए, अच्छी रोजी रोटी के लिए, अच्छे लाइफ के लिए। तो जब एक लेबर दूसरे देश में जाता है काम करने के लिए, अनदर नेशन, उसको हम कहेंगे वर्ल्ड लेबर मार्केट। इससे हमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नुकसान हमारे देश का जो दिमाग है, हमारे देश का जो स्किल है, हमारे देश की जो एजुकेशनल नॉलेज है, वो क्या कर रही है? वो दूसरे देशों में जा रही है। अब हमारे देश में बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जो हायर टेक्निकल नॉलेज हासिल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरों को ट्रेन करें, लेकिन वो लोग मोर इनकम, मोर फैसिलिटी एंड बेटर जॉब, ज़्यादा कमाई के लिए, ज़्यादा फैसिलिटीज़ के लिए और एक अच्छी जॉब के लिए वो क्या करते हैं? दूसरे देश में जाते हैं। यानी हमारे देश का जो दिमाग है वो तो टोटली ड्रेन हो रहा है और इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अनदर कंट्री। वो अनदर दूसरे देशों की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलता है। और यही लोग अगर हमारी देश के डेवलपमेंट के लिए काम करें, सरकार के पास जाके सरकार इनकी मदद करेगी, आप इंडस्ट्रीज़ लगाइए, आप इंस्टीट्यूट को ओपन करिए, आप लोगों को सिखाइए, हमारे यहाँ पे स्किल लेबर बढ़ेंगे तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ेगी। क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम होने की जो मेन वजह है वो है स्किल्ड लेबर। क्योंकि हमारे यहाँ पर के जितने भी स्किल्ड लेबर हैं वो दूसरे देश चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए। ये हमारे कुछ नुकसान हैं। अब इसके साथ में देखा जाए, अब ये सब चीज़ से क्या होता है? एज अ रिजल्ट माइग्रेशन टू अनदर कंट्री। माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब एक पर्सन एक गांव, एक देश से छोड़कर दूसरे देश जाता है पैसा कमाने के लिए और रहने के लिए, उसको हम कहेंगे माइग्रेट अदर कंट्री, और ड्यू टू परमानेंट सेटलमेंट, हमेशा रहने के लिए। तो जिसकी वजह से हमारे देश से जो दिमाग, जो इंटेलिजेंट है और जो टैलेंटेड लोग हैं वो दूसरे देश उनका फ़ायदा उठाते हैं और हमारा देश उसका नुकसान भुगतता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में भी ऐसा प्लेटफॉर्म किया जाए ताकि हमारे देश का जो टैलेंट है, हमारे देश की जो इंटेलिजेंस है, हमारा देश का जो टेक्निकल नॉलेज है और जो साइंटिफिक एटीट्यूड है वो हमारे देश में ही रह के हमारे कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में सोच सके। इसके लिए सरकार को काफ़ी बड़े बड़े इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे ताकि उनको पैसा मिल सके, उनको प्लेस मिल सके, ताकि वो अपने हुनर का इस्तेमाल करके देश की तरक्की, देश की डेवलपमेंट के लिए वो काम कर सकें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जाना हमारे देश के लॉस क्या क्या हैं वर्ल्ड लेबर मार्केट। जब हमारे देश से लोग जाते हैं तो हमारे नुकसान होता है, लेकिन हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से इसके बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन बेनिफिट्स कम हैं और लॉस ज़्यादा है। बेनिफिट क्या है? कंट्री रिसीव फॉरेन एक्सचेंज एज अ पार्ट ऑफ इनकम ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल टू फॉरेन कंट्रीज फॉर जॉब। अब हमारे देश को क्या होता है, दूसरे देशों का जो पैसा होता है वो हमारे देश में आता है और वो जो लोग काम करने गए हैं वो अपने घर पे पैसा भेजते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे देश की इकनॉमी जो फॉरेन रिजर्व है इसमें ये पैसा ऐड होता है, जिसकी वजह से हमारे देश की जो इकनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। एक तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड लेबर जो है या एक्सचेंज ऑफ लेबर जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है पर लेकिन लॉस भी है। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर के जो आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश करी है कि ये चैप्टर को शॉर्ट में और थोड़ा सा आप लोगों को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि आपके चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन आता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो एज सून एज पॉसिबल सो दैट आप लोगों की क्वेरी मैं जल्दी से जल्दी मैं सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।